हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें जो दो समीकरण दिए हुए हैं उनमें हमें ये पहचानना है कि कौन सा समीकरण एक अद्वितीय हल है, कौन सा कोई हल नहीं है और कौन से समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि जिस समीकरण के अद्वितीय हल आते हैं तो उसे हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। मतलब इस प्रश्नावली में हमें वज्र गुणनखंड विधि हल करना है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। वज्र गुणनखंड विधि हल करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो -3 है वो हमेशा बराबर के इसी तरफ होना चाहिए। तो हमें जब समीकरण 2 दिए रहेंगे तो दोनों समीकरण के हम इस तरफ में यदि कोई संख्या तो उसके हम बराबर के इसी तरफ ले आएंगे। अब हम इसमें पहले मान देख लेते हैं। यहाँ पर हम a1 बटे a2 दोनों के मान देखेंगे। तो यहाँ पे a1 का मान यहाँ पर होगा 1, a2 का मान यहाँ पर होगा 3। सेम उसी टाइप से यहाँ b1 का मान होगा -3 और b2 का मान यहाँ पर होगा -9। यहाँ पर देखेंगे हम 3 से यहाँ पर 9 कट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और यहाँ माइनस से माइनस भी यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर आ रहा है 1/3 और c1 बटे c2 यहाँ पर देखेंगे -2 बटे -3 बटे -2 है तो -3 के बटे -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये माइनस से यहाँ माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 3/2 आ रहा है। अभी यहाँ पे जो मान हमने काटे हैं वही मान हम लास्ट में रखेंगे। तो ये मान हमें ध्यान रखना है, ये वाला नहीं। तो अब हम यहाँ से तुलना करके देखेंगे तो यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, परंतु यहाँ पर 3/2 आ रहा है। तो शुरू के दो मान बराबर हैं, यानी कि 1/3 बराबर 1/3, परंतु लास्ट वाला 3/2 जो है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इस टाइप से होगा। तो शुरू में जो दो बराबर होते हैं लास्ट का बराबर नहीं होता, तो ये कोई हल नहीं का समीकरण होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a1 के बटे a2 बराबर b1 के बटे b2 बराबर नहीं है c1 के बटे c2। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अतः इसका यहाँ पर कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं आएगा। तो बस हमें यहाँ पर यही इतना ही छोड़ना है। जिस सवाल में अद्वितीय हल आएगा उसे ही हमें आगे हल करना है वज्र गुणनखंड से। तो ये सवाल तो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब हम इसी का सेकेंड वाला देखेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें इस टाइप से दो समीकरण दिए हुए हैं। देखेंगे वज्र गुणनखंड से हल करने के लिए जो 5 और 8 है इसको पहले बराबर से इस तरफ ले आएंगे और फिर उसको हम हल करेंगे। तो हम पहले वाले समीकरण में 5 को पहले इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x धन y और धन 5 इस तरफ आके -5 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। उसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे 3x धन 2y और धन 8 इस तरफ आके -8 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। ये हमारे दो समीकरण आ चुके हैं। अब हम इसमें a1 a2 के मान देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर a1 का मान यहाँ पर आ रहा है 2 और a2 का मान यहाँ पर आ रहा है 3, तो ये हो गया 2/3। b1 का मान यहाँ पर है 1 और b2 का मान यहाँ पर है 2, तो ये हो गया 1/2 और c1 का मान यहाँ पर है -5 और c2 का मान है यहाँ पर -8। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2/3 और 1/2 ये तो बराबर नहीं है। जब 2/3 और 1/2 बराबर नहीं है इसका मतलब ये अद्वितीय हल का समीकरण होगा। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 से। तो ये होगा हमारा एक अद्वितीय हल का। तो अद्वितीय हल होगा तो अब हम इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें x और y दोनों के यहाँ पे फॉर्मूले मैंने इस यूनिट के पहले बेसिक नॉलेज वाले वीडियो में बताया था इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर x का सूत्र होता है b1c2 माइनस b2c1 पूरे के बटे में a1b2 माइनस a2b1। इसी टाइप से यहाँ पर y का भी मान होता है c1a2 माइनस c2a1 पूरे के बटे में a1b2 माइनस a2b1। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, नीचे के मान समान रहेंगे। x वाले में b1c2 या bc आएगा x में और y में cac आता है। तो ये बस थोड़ा सा ट्रिक जमा के आपको याद रखना है।
बाकी ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखना है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते चलते हैं। तो यहाँ पे x के बराबर में देखेंगे, यहाँ पे दोनों में हम ऐसे कोष्टक बना के चलेंगे, फिर माइनस है, फिर वहाँ पर 2 कोष्टक आ जाएंगे। इसी टाइप से नीचे पे भी यहाँ पे दोनों जगह कोष्टक बना लेंगे हम पहले। y में भी मैंने सभी मान में यहाँ पर कोष्टक बना लिया है। अब हम यहाँ पर मान अच्छे से देख कर ध्यानपूर्वक इसमें मान रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे b1 का मान है यहाँ पर 1 और c2 का मान है यहाँ पर -8। तो इसी टाइप से अब हम वहाँ मान रखेंगे। तो b1 की जगह हम यहाँ पर रखेंगे 1 और c2 की जगह रखेंगे -8। इसी टाइप से b2 की जगह रखेंगे हम 2 और c1 की जगह रखेंगे -5। अब a1 की जगह में रखेंगे 2 और b2 की जगह रखेंगे 2 और a2 की जगह में रखना है 3 और b1 की जगह में रखेंगे 1। जो हमने शुरू में माने हैं वहां से देख के हमें रखना है। सेम उसी टाइप से c1 का मान हमने माने हैं -5 और a2 का मान हमने माने हैं 3 और c2 का मान है -8 और a1 का मान है यहाँ पर 2, a1 का मान है यहाँ पर 2 और b2 का मान है 2, a2 का मान है 3 और b1 का मान है 1। तो यहाँ पे मान ध्यान से सावधानी से रखना है, हमें गलती नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो पहले x वाला कर रहे हैं हम, 8 और 1 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और ऋण चिन्ह भी आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, तो यहाँ ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। नीचे पे देखेंगे 2 दूनी 4, फिर ये ऋण और 3 एकम 3। इसी टाइप से हम इस तरफ में भी करेंगे, 5 तिया 15 और यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा। फिर ये ऋण ऋण का यहाँ पर हो जाएगा धन और 8 दूनी 16 हो जाएगा। पूरे के बटे में 2 दूनी 4 और ऋण 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम x के बराबर में 10 में से यहाँ धन ऋण यहाँ घट जाएगा, तो 10 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2 और नीचे 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। इसी टाइप से इस तरफ में भी 16 में से यहाँ 15 धन ऋण घट जाएगा तो बचेगा 1, बटे में 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 1। तो नीचे में यदि 1 होता है तो उसे हम नहीं लिखते, इसका मतलब x का मान यहाँ पर 2 आ रहा है और y का मान यहाँ पर आ रहा है 1। तो यहाँ पर हमें दोनों के मान निकल चुके हैं। तो ये वज्र गुणनखंड विधि है। यदि हमें फॉर्मूले याद है तो ये सबसे सरल विधि है। तो अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे 20 बराबर के इस तरफ में है, इसलिए हम वज्र गुणनखंड से हल करने के लिए 20 और ये 40 को बराबर से इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 3x ऋण 5y और धन 20 इस तरफ आके ऋण 20 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। इसी टाइप से यहाँ पर है 6x ऋण 10y और धन 40 इस तरफ आके ऋण 40 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। तो अब हम यहाँ से मान देखेंगे a1 a2 के। a1 का मान यहाँ से देखेंगे हम 3 आ रहा है और a2 का मान यहाँ पर आ रहा है 6। तो यहाँ पर देखेंगे 3 से यहाँ पर 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बार। इसी टाइप से b1 का मान है यहाँ पे -5 और b2 का मान है यहाँ पे -10। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 10 भी यहाँ पे कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसी टाइप से c1 और c2 का मान यहाँ देखेंगे तो -20 बटे -40 आ रहा है। तो यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। देखेंगे यहाँ तीनों जगह 1/2 आ रहा है। इसका मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों मान यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल का समीकरण होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये क्वेश्चन इतना ही है, ये यहाँ पे आंसर समाप्त हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा वाला क्वेश्चन है उसमें देखेंगे 7 और 15 तो पहले से ही बराबर के इस तरफ में है, तो वज्र गुणनखंड हल करने के लिए इसी तरफ रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे a1 a2 के मान देख लेते हैं। यहाँ पर a1 का मान देखेंगे यहाँ पर है 1, a2 का मान यहाँ पर देखेंगे 3 है। इसी टाइप से b1 का मान यहाँ पर -3 है
और B2 का मान भी यहाँ पर -3 है। देखेंगे -3 से -3 यहाँ पे कट जाएगा तो 1/1 ही बच रहा है। और C1/C2 का देखेंगे -7 है और -15 है, तो यहाँ लिखेंगे -7 के बटे -15। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ माइनस से तो माइनस कट सकता है, तो यहाँ पर बचेगा 7 के बटे 15 बस बचेगा। अब हम यहाँ पर यदि तुलना करके देखें तो यहाँ पर देखेंगे 1/3 है और यहाँ पर देखेंगे 1/1 है, तो ये तो दोनों तरफ से बराबर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये अद्वितीय रेखा का समीकरण होगा। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से, तो ये जब दो मान बराबर नहीं होते शुरू के, तो ये अद्वितीय रेखा का हल होता है, तो एक अद्वितीय हल होगा। अब हम इसमें वज्रगुणनखंड विधि से हल करेंगे। वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए हमें x का और y का दोनों का फॉर्मूला हमें ज्ञात होना चाहिए। तो x का सूत्र होता है B1C2 माइनस B2C1 पूरे के बटे A1B2 माइनस A2B1। इसी टाइप से y का होता है C1A2 माइनस C2A1 पूरे के बटे A1B2 माइनस A2B1। नीचे के यहाँ पर दोनों मान सेम होते हैं, तो यहाँ दोनों फॉर्मूले लिख चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो मान है उसकी जगह पहले कोष्टक बना लेते हैं। देखेंगे सभी मानों में मैंने यहाँ पे कोष्टक बना लिया है, बीच में हमेशा माइनस चिन्ह आता है। अब हम यहाँ से मान देख देख के रखते जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ B1C2 आ रहा है, तो यहाँ पे B1 का मान यहाँ पर -3 ही रखना है और C2 का मान यहाँ पे -15 ही रखना है, ये वाले मान नहीं रखना है। तो B1 का मान देखेंगे हम सबसे पहले -3, तो B1 का मान यहाँ पर रखेंगे हम -3 और C2 का मान हम रखेंगे -15, तो यहाँ रख देंगे -15। अब B2 का मान रखेंगे हम यहाँ से -3, तो यहाँ रख देते हैं -3 और C1 का मान यहाँ से रखेंगे हम -7। इसी टाइप से A1 का मान हम रखेंगे 1 और B2 का मान, इसके बाद B2 का मान आएगा -3। अब A2 का मान रखेंगे हम 3 और B1 का मान रखेंगे हम -3। इसी टाइप से अब हम y वाले मान में आ जाते हैं। यहाँ पर C1 का मान रखेंगे हम -7 और A2 का मान रखेंगे हम 3। इसी टाइप से C2 का मान रखेंगे हम -15 और A1 का मान रखेंगे हम यहाँ से 1। इसी टाइप से A1 का मान रखेंगे हम 1, B2 का मान रखेंगे -3, A2 का मान रखेंगे 3 और B1 का मान रखेंगे -3। तो ये नीचे वाले मान यहाँ पर समान रहेंगे। अब हम यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे, तो देखेंगे 15 और 3 का गुणा करेंगे, 15 × 45 होता है और यहाँ पे ऋण है और यहाँ पर ऋण है, ऋण ऋण का यहाँ पर धन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ऋण ऋण और 3 बार ऋण आ गया, तो ऋण ऋण का धन, धन ऋण का यहाँ पर आ जाएगा ऋण और 7 × 21 हो जाएगा। पूरे के बटे में 3 एकम 3 होगा और यहाँ पर ऋण चिन्ह भी आएगा। यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर ऋण है, तो यहाँ ऋण ऋण का यहाँ पर धन हो जाएगा और 3 × 9 हो जाएगा। इसी टाइप से अब हम y में भी गुणा करेंगे, तो ये जाएगा 7 × 21 और यहाँ पर माइनस चिन्ह भी आएगा। आगे देखेंगे माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। नीचे पे 3 एकम 3 और माइनस चिन्ह भी आएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। इस तरफ में x में देखेंगे 45 में से 21 घटा देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 और तो 24 बचेगा। पूरे के बटे में 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी y में 21 में से यहाँ पे 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। 9 में से यहाँ 3 घटा देंगे तो यहाँ पर भी 6 बचेगा और प्लस में आएगा यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे इस तरफ में यहाँ 6 से यहाँ 24 कट जाएगा, 6 चौके 24 4 बार में, यानी कि x का मान आ रहा है 4। इसी टाइप से y में यहाँ 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, लेकिन यह ऋण चिन्ह है इसलिए y का मान आएगा -1। यहाँ पे y का और x का दोनों का मान निकल चुका है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर a और b के हमें मान ज्ञात करना है, जिसमें रैखिक समीकरण जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें इसी वाले समीकरण से हल करना है। यहाँ पे हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, उसमें हमें ये नियम लगा के हल करना है।
देखेंगे यहाँ पे बराबर के इस तरफ में 7 है, तो पहले हम इसको बराबर के उस तरफ में ले जा लेंगे। इसे भी हम बराबर के उस तरफ में ले जाके हल करेंगे, या तो फिर जैसे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि में इसी टाइप से समीकरण रख देते हैं, तो उससे भी हम हल करके देख सकते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखेंगे हमें यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे a1 बटे a2 के मान देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ a1 का मान यहाँ पर है 2 और a2 का मान यहाँ पर है, ये पूरा जो कोष्टक के अंदर है a ऋण b। इसी टाइप से b1 का मान यहाँ पर देखेंगे है 3 और b2 का मान यहाँ पर देखेंगे ये जो कोष्टक में है a धन b। अब इसी टाइप से c1 का मान यहाँ पर है 7 और c2 का मान ये पूरा हो जाएगा 3a धन b ऋण 2। ये पूरा मान यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। अब हम देखेंगे हमें अपरिमित रूप से अनेक हल वाला समीकरण लगाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे जैसा हमें प्रश्न में दिया हुआ है उसी टाइप से लगाएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो हम तीनों के मान रख लेते हैं। तो a1 बटे a2 का मान है हमारे पास 2 के बटे a ऋण b, इस बराबर b1 बटे b2 का मान है हमारे पास 3 के बटे a धन b। इसी टाइप से c1 बटे c2 का मान है हमारे पास 7 के बटे 3a धन b ऋण 2। ये हमने तीनों मान रख चुके हैं। अब हमें यहाँ से a और b दोनों के मान ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों को लेकर देखते हैं और फिर इन दोनों को हल करके देखेंगे, उससे हमें a और b दोनों के मान निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 बटे a ऋण b बराबर 3 बटे a धन b। इन दोनों से अब हम हल करके देखेंगे। तो हम देखेंगे a धन b को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, उसी टाइप से a ऋण b को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा a धन b। ये a धन b ऊपर चले गया। अब a ऋण b 3 की तरफ जाएगा, तो बराबर 3 गुणा a ऋण b हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से 2 का अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a धन 2b बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3a ऋण 3b हो जाएगा। अब हम a और b को इस तरफ ले आते हैं, या तो 2a और 2b को बराबर के उस तरफ में ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3a ऋण 3b। अब देखेंगे धन 2a इस तरफ जाके ऋण 2a हो जाएगा और धन 2b बराबर के उस तरफ में जाके ऋण 2b हो जाएगा और बराबर में बचेगा हमारे पास 0। यहाँ पे देखेंगे 3a में से 2a घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1a और 3b में से यहाँ ऋण, ये भी ऋण में है और ये भी ऋण में है, तो ऋण ऋण यहाँ जुड़ जाएगा। 3b और 2b यहाँ पे हो जाएगा 5b और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा, बराबर में बचेगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम दूसरी बार 2 बटे a ऋण b के बराबर में हम ये वाली संख्या लेंगे। अभी हमने इसको लिए थे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2 बटे a ऋण b बराबर 7 बटे 3a धन b ऋण 2। ये पूरी संख्या इसके बटे में आ जाएगी। अब हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 2 के साथ में ये पूरी संख्या जाएगी 3a धन b ऋण 2 बराबर में 7 के साथ जाएगा a ऋण b। अब हम यहाँ पे अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ देखेंगे 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6a धन, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2b ऋण, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 7 और a का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7a ऋण 7 और b का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऋण 7b। अब हम ये पूरे को हम बराबर के इस तरफ में ले आएंगे, तो यहाँ पर पहले से है 6a धन 2b ऋण 4 और 7a बराबर से इस तरफ में आएगा तो ऋण 7a हो जाएगा और ऋण 7 भी बराबर के इस तरफ में आएगा तो धन 7b हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। अब हम देखेंगे ये 6a धन में है और ये ऋण में है, तो धन और ऋण घट जाएगा, तो 7 में से 6 घटा देंगे तो 1a बचेगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। अब उसी टाइप से अब हम 2b और ये 7b धन धन है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 7 और 2 9b हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का धन आएगा और यहाँ पर बचा है ऋण 4 बराबर में आएगा 0, या तो फिर ऋण a धन 9b
और ऋण 4 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। देखेंगे समीकरण 1 है हमारे पास a ऋण 5b बराबर में 0 और समीकरण 2 है ऋण a धन 9b बराबर 4 है। यहाँ देखेंगे ये धन और ये ऋण ये दोनों घट रहे हैं तो वैसे ही काट देंगे और धन ऋण यहाँ पे घट जाएंगे। 9 में से 5b घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4b बराबर में 4 और शून्य को जोड़ेंगे तो 4 ही बचेगा। यहाँ से 4 को हम पक्षांतर करेंगे तो 4 के बटे में जाएगा। इसका मतलब b का मान आ रहा है हमारे पास 1। अब ये b के मान को हम इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं b का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। हमने यहाँ समीकरण 1 उतार लिए हैं। अब हम यहाँ पर b की जगह में मान रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा a ऋण 5 और b की जगह 1 रखेंगे बराबर में 0। तो देखेंगे a ऋण 5 एकम 5 बराबर में हो जाएगा 0। ऋण 5 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन 5 हो जाएगा। तो ये हमारा a का मान आ गया है और इसके पहले हमने b का मान निकाल लिए थे 1। तो ये दोनों समीकरण दोनों मान a और b के मान आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड वाला है उसमें भी उसी टाइप से करना है, बस ये इसमें कोई हल नहीं वाला सूत्र लगाना है और इसमें k का मान ज्ञात करना है। 2 समीकरण हमें दिए हुए हैं तो आइए इसे देखते हैं। तो सेकंड वाले में देखेंगे हमने समीकरण उतार लिए हैं। यहाँ पे a1 बटे a2 b1 बटे b2 के पहले हम मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे a1 बटे a2 का मान यहाँ पर x के सामने 3 है तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर x के सामने ये पूरा कोष्टक है तो ये हो जाएगा 2 के ऋण 1। इसी टाइप से b1 बटे b2 का मान देखेंगे हम। यहाँ y के सामने कोई अंक नहीं मतलब हो जाएगा 1 और यहाँ पे y के सामने हो जाएगा k ऋण 1। इसी टाइप से c1 बटे c2 का मान देखेंगे। यहाँ पर है 1 और इस तरफ में हो जाएगा 2 के धन 1। अब हम प्रश्न में देखेंगे तो हमें लिखा है युग्म का कोई हल नहीं है। तो जब हम कोई हल नहीं है का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई हल ना होगा सूत्र होता है a1 के बटे a2 बराबर b1 के बटे b2 बराबर नहीं है c1 के बटे c2। तो इसी टाइप से हम मान रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3 के बटे 2 के ऋण 1 बराबर 1 के बटे के ऋण 1 बराबर नहीं है 1 के बटे 2 के धन 1। तो अब हम देखेंगे ये तो बराबर नहीं है तो हम इसको तो नहीं लेंगे, ये दोनों संख्याओं का आपस में बराबर ले लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः 3 के बटे 2 के ऋण 1 बराबर 1 के बटे के ऋण 1। अब इन्हीं का हम यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लेंगे तो यहाँ 3 के साथ गुणा हो जाएगा के ऋण 1 का और बराबर 1 के साथ गुणा हो जाएगा 2 के ऋण 1 का। तो यहाँ पर देखेंगे 3 के साथ k का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के और 3 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर 1 का अंदर गुणा करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा। तो अब हम देखेंगे 2k को इस तरफ ले आते हैं और ऋण 3 को इस तरफ ले जा लेंगे, पक्षांतर कर देते हैं दोनों का। तो ये 3k यहीं रहेगा, 2k धन में है यहाँ पे तो इस तरफ आके ऋण 2k हो जाएगा। इस तरफ में पहले से ऋण 1 है और ऋण 3 इस तरफ जाके धन 3 हो जाएगा। 3k में से 2k घटा देंगे तो सिर्फ 1k बचेगा बराबर यहाँ पे धन ऋण ये भी घटेगा तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास k का मान आ चुका है 2। तो ये आंसर इसका आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें हमें प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों विधियों से हल करना है और कौन सी विधि सरल है हमें बताना है। तो हमने दोनों विधि अभी हमने देख चुके हैं तो आइए हम इसको भी देखते हैं। यहाँ पर हमने दोनों समीकरण उतार लिए हैं। अब हम इससे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम पहला समीकरण लेंगे। तो समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 उतार लिए हैं। यहाँ पे हम या तो x वाले को पक्षांतर करेंगे या तो फिर y वाले को। तो मान लो हम y वाले को पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा 8x के बराबर में 9 और धन 5 उस तरफ जाके ऋण 5y हो जाएगा। अब हम देखेंगे 8 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऋण 5y पूरे के बट्टे में 8 हो जाएगा। इसको दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 में देखेंगे ये x का ये पूरा मान हम इसको समीकरण 1 अभी हम 1 लिए थे। अब हम समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे
x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमने यहाँ समीकरण 2 उतार लिए हैं, x की जगह में मान रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 और x की जगह ऐसे कोष्टक बनाकर वहां पे मान रख लेते हैं। 9 ऋण 5y पूरे के बटे में 8 है, धन यहाँ पर 2y बराबर में हो जाएगा 4। अब देखेंगे यहाँ पे 3 का अंदर पहले गुणा कर देते हैं तो 9 तिया 27 ऋण 5 तिया 15y पूरे के बटे में 8 है, धन 2y बराबर में आ जाएगा 4। अब देखेंगे यहाँ से तो 8 बटे में आ गया है, तो 8 को हमें हटाने के लिए पूरे में 8 का गुणा कर देते हैं। तो पूरे में 8 से गुणा करने पर हमने लिख दिया, यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे तो 8 गुणा 27 ऋण 15y पूरे के बटे में 8 है, धन फिर 8 गुणा 2y बराबर में 8 गुणा 4 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 8 से यहाँ पे 8 कट जाएगा तो ये बचेगा 27 ऋण 15y, धन यहाँ पे 8 दूनी 16y हो जाएगा बराबर 8 चौके 32 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये 16y में से 15y यहाँ पे धन ऋण घट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1y। यहाँ से हम धन 27 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाके ऋण 27 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर 32 में से 27 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, तो y का मान आ रहा है हमारा 5। अब यही y के मान को अब हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो अब हमने यहाँ समीकरण 3 उतार लिए हैं तो यहाँ x बराबर 9 ऋण 5 और y की जगह में हम रख देंगे 5 पूरे के बटे में आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा x के बराबर में 9 ऋण 5 हम 25 हो जाएगा, यहाँ पे पूरे के बटे में हो जाएगा 8। तो देखेंगे 25 में से जब 9 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 16, लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋण आ जाएगा पूरे के बटे में 8। तो यहाँ पर देखेंगे 8 में से यहाँ पर 16 कट जाएगा 2 बार में और ये ऋण चिन्ह भी है तो यहाँ पर बचेगा ऋण 2, यानी कि x का मान आ रहा है ऋण 2। तो ये तो प्रतिस्थापन विधि हुई, लेकिन इसको हमें वज्र गुणन से भी हल करना है। तो अब हम इसको वज्र गुणनखंड से हल करके देखेंगे। तो इसी प्रश्न को वज्र गुणन से हल करने के लिए हमें जब दो समीकरण दिए हों तो पहले जो बराबर के इस तरफ में जैसे 9 है तो इसे हम पहले इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से पक्षांतर कर लेते हैं तो ये जगह 8x धन 5y धन 9 इस तरफ आके ऋण 9 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी हो जाएगा 3x धन 2y और धन 4 इस तरफ आके ऋण 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के मान लिख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे a1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 8, a2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 3, इसी टाइप से b1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 5 और b2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 2। इसी टाइप से c1 का मान यहाँ पर हो जाएगा ऋण 9 और c2 का मान यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4। तो अब यहाँ पर हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं वज्र गुणनखंड का। तो यहाँ पर x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 पूरे के बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया x का। इसी टाइप से हम इस तरफ में y का मान रख देंगे तो y का होता है c1 a2 माइनस c2 a1 पूरे के बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ये y वाला हो गया। अब हम यहाँ पे सीधे मान रखेंगे तो मान रखने के लिए पहले यहाँ पे कोष्टक बना लेते हैं। तो यहाँ x बराबर, यहाँ देखेंगे मैंने सभी में कोष्टक बना लिया है। अब हम मान रखेंगे तो देखेंगे b1 की जगह हम यहाँ रखेंगे 5, c2 की जगह में रखेंगे यहाँ पे ऋण 4 और b2 की जगह में रखेंगे यहाँ पर 2 और c1 की जगह में रखेंगे ऋण 9। इसी टाइप से अब यहाँ पर a1 की जगह में रखेंगे 8, b2 की जगह में रखेंगे यहाँ पर 2 और a2 की जगह में रखेंगे यहाँ पर 3 और b1 की जगह में रखेंगे यहाँ पर 5। तो ये मान बस सावधानी से रखना है, गलती इसी में होगी। अब यहाँ पे इसी टाइप से c1 की जगह में रखेंगे ऋण 9 और a2 की जगह में रखेंगे हम यहाँ पर 3। इसी टाइप से c2 की जगह में रखेंगे ऋण 4 और a1 की जगह में रखेंगे हम यहाँ पर 8। अब a1 की जगह में ये पूरा नीचे वाला मान वैसे ही जाएगा। बस अब हम यहाँ पे अंदर गुणा करना है तो 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और यहाँ पर ऋण है तो ऋण 20 आएगा। तो यहाँ पर हमने ऋण 20 लिख लिए हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 9 और 2 का गुणा करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये ऋण और ऋण मिलके ऋण ऋण का धन हो जाएगा। तो धन 18
पूरे के बटे में, यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा और ऋण 5 तिया 15, 16 ऋण 15 लिखेंगे। इसी टाइप से अब हम y में भी गुणा करेंगे। तो ऊपर देखेंगे 9 और 3 का गुणा करेंगे, 9 तिया 27 और ऋण भी आएगा, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 27 और 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा और यहाँ ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो धन 32 लिखेंगे। पूरे के बटे में नीचे इस तरफ में जो है उसी टाइप से आएगा, तो 16 ऋण 15 सेम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 20 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। पूरे के बटे में 16 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 1। इसी टाइप से यहाँ पर भी 32 में से 27 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, पूरे के बटे में 1, तो नीचे का 1 नहीं लिखेंगे तो x बराबर ऋण 2 और यहाँ पे y बराबर आ गया 5। तो यहाँ पर दोनों के मान निकल चुके हैं। तो वज्र गुणन विधि सरल है, बस इसके फॉर्मूले याद रखना है और मान सही से ध्यान रखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें समीकरण बनाना है और उनका जो हल निकालना है किसी भी बीजगणितीय विधि से करना है। तो हमने 4 विधि इस यूनिट में पढ़े हुए हैं। तो विलोपन विधि सब में सरल विधि है, तो हम इसको विलोपन विधि से इसके सारे क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड सरल लगती है तो आप उस विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और इस पे निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। तो छात्र ए ने 20 दिन का अतिरिक्त भोजन लिया है, 1000 रुपये देता है, और छात्र बी जो है 26 दिन का भोजन करता है और 1180 रुपये देता है। तो हमें नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना है हम उसी को मान लेते हैं। तो नियत व्यय को x मान लेते हैं और प्रतिदिन के भोजन को हम मान लेते हैं y, और फिर इसी से ये सवाल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमने नियत व्यय मान लिए, उसको मान लेते हैं x, और जो प्रतिदिन का जो भोजन का व्यय होगा उसको मान लेंगे y। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 छात्र हैं a और b। तो छात्र a ने देखे हैं 20 दिन अतिरिक्त भोजन करा है, तो अब यहाँ प्रश्न अनुसार लिखेंगे। जब हम छात्र ए की बात करते हैं तो उसमें भी तो x जो नियत मूल्य या नियत व्यय तो लगेगा ही x, और उसके अतिरिक्त उसने प्रतिदिन करा है 20 दिन का भोजन किया है तो 20, और साथ में आ जाएगा उसके y, क्योंकि प्रतिदिन का मूल्य है y और उसके 20 दिन अलग से किया है तो 20 y हो जाएगा। और बराबर में देखेंगे उसने 1000 रुपये अदा कर रहा है तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी टाइप से अब हम छात्र बी का देखेंगे। जब छात्र बी का देखेंगे तो उसने 26 दिन भोजन किया है तो उसका भी x तो नियत के व्यय तो लगेगा ही, और 26 दिन अलग से है तो 26y हो जाएगा। अब उसमें 1180 रुपये अदा कर रहा है तो 1180 यहाँ लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे विलोपन विधि सबसे सरल विधि है, तो हम ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सामने के तो दोनों मान समान हैं। हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। x के दोनों सामने के मान समान हैं तो हम यहाँ पर चिन्ह बस बदलेंगे, धन की जगह ऋण हो जाएगा, यहाँ पर धन की जगह ऋण, यहाँ पर भी धन की जगह ऋण हो जाएगा। यहाँ x में से x घट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 26 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 6y, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के सामने का माइनस चिन्ह आएगा। बराबर में ये दोनों भी घटेंगे तो 1180 में से 1000 घटा देंगे तो यहाँ पे 180 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आएगा। यहाँ से ऋण 6 को पक्षांतर करेंगे तो 180 के बटे में जाएगा ऋण 6। यहाँ ऋण से यहाँ ऋण कट जाएगा और 6 में से देखेंगे 6 × 3 = 18 होता है, और यहाँ पर 1 0 और बच जाएगा। इसका मतलब y का मान आ रहा है 30। तो y का हमारा मान निकल चुका है। अब हम इसको y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे y की जगह में रख देंगे 30, तो x धन 20 और y की जगह कोष्टक बना के 30 रख देंगे। बराबर में हो जाएगा 1000। तो x धन 20 और 30 का गुणा कर देंगे तो 2 शून्य तो आ जाएंगे और 3 दूनी 6 हो जाएगा 600, बराबर में 1000। अब यहाँ से देखेंगे हम 600 का पक्षांतर कर देंगे तो 1000 की तरफ माइनस में जाएगा। तो 1000 में से 600 घटा देंगे तो बचेगा 400। तो x बराबर बचा हमारा 400 और y का मान आ गया हमारा 30। तो अब हमने जो शुरू में माने थे उसको हम लिख लेंगे।
नियत व्यय को हमने x माने थे तो उसका मान आ रहा है 400 रुपये, और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य को हमने माने थे y, तो उसका मूल्य आ रहा है 30 रुपये। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक भिन्न मानना पड़ेगा। ये 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 घटाना है। हर का कुछ नहीं दिया है तो हर में कुछ नहीं घटाना है। तो पहले तो अंश बटे हर मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। अब इसी टाइप से हम प्रश्न पढ़ के आगे हल करेंगे। हम देखेंगे प्रश्न में अंश और हर में जैसा बोला उस टाइप से करेंगे। तो अंश में देखेंगे हमें 1 घटाना है, तो अंश में हम 1 घटा दे रहे हैं। हर का वहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो वहाँ पर भिन्न हमें हो जाती है 1/3। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणा x ऋण 1। इसी टाइप से 1 में गुणा हो जाएगा y का, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 3 एकम 3 बराबर ये हो जाएगा y। तो हम यहाँ से y को इस तरफ ले आते हैं और ऋण 3 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 3x ऋण धन y इस तरफ आके ऋण y हो जाएगा और ऋण 3 उस तरफ जाके धन 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी टाइप से हम सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, उससे हम सेकेंड समीकरण बनाएंगे। तो आगे बोला है हमें हर में 8 जोड़ना है। अंश का इसमें कुछ दिया नहीं है, 1/4 भिन्न हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर x/y ये है हर, तो यहाँ पे अब हमें 8 जोड़ना है। तो यहाँ पे धन 8 कर देंगे तो बराबर 1/4 भिन्न हो जाएगा। तो अब हम इसमें भी सेम उसी टाइप से क्रॉस गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा करेंगे x में, तो 4 गुणा x बराबर 1 का गुणा करेंगे y धन 8। तो इस टाइप से लिख लिया हमने। अब हम अंदर गुणा कर देंगे। 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा और 1 का गुणा जब अंदर करेंगे तो y धन 8 ही होगा। y को इस तरफ पक्षांतर करके ले आएंगे तो ऋण y हो जाएगा, बराबर में बचेगा 8। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला समीकरण लिख लेते हैं 3x ऋण y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 4x ऋण y बराबर 8। देखेंगे ये y वाला तो पहले से ही समान है, बस हमें चिन्ह बदलना है। तो यहाँ धन की जगह हो जाएगा ऋण, ऋण की जगह धन और यहाँ पर धन की जगह हो जाएगा ऋण। तो यहाँ पर देखेंगे ये y में से y घट जाएगा और 3x और 4x भी यहाँ पे घट जाएगा। तो 4 में से 3 घटा देते हैं तो 1x बचेगा और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा और बराबर यहाँ पे देखेंगे 8 में से 3 ये भी घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा। तो ये ऋण से ये ऋण यहाँ पे कट जाएगा तो x का बराबर में बच रहा है 5। अब हम x का मान कोई भी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। हमने समीकरण 1 उतार लिए हैं। x की जगह रख देते हैं 5 तो ये हो जाएगा 3, x की जगह रख दिए 5 और ऋण y बराबर हो जाएगा 3। तो 5 दिया यहाँ पर हो जाएगा 15, ऋण y बराबर 3। अब 15 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा ऋण y बराबर 3 और धन 15 उस तरफ जाके ऋण 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण y के बराबर में 15 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 12 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ ऋण से ऋण यहाँ पे कट जाएगा। इसका मतलब y बराबर आ रहा है 12। तो y का मान हमारा आ चुका है। अब हमने अंश को माने थे x और हर को माने थे y। तो x का मान आया है 5 और y का मान आ गया है 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगले क्वेश्चन में एक टेस्ट एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर में उसको 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर में 1 अंक की कटौती होती है। तो यहाँ पे हमें देखेंगे सही उत्तर में आ रहे हैं और अशुद्ध उत्तर आ रहे हैं। तो इन्हीं दोनों को हम पहले मान लेते हैं x और y और फिर इसी टाइप से कटौती हो रही का मतलब हमें घटाना है इसमें। तो बराबर में 40 मिलेगा। इसी टाइप से 4 अंक सही उत्तर में मिलते हैं और 2 अंक की कटौती होती है। तो अशुद्ध उत्तर में जो अंक कट रहे हैं उसमें मतलब हमें घटाना है। तो 50 इसमें भी मिलेगा। तो इससे 2 समीकरण बनेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। तो जो सही उत्तर है हम उसे मान लेते हैं x और जो अशुद्ध उत्तर है उसे मान लेते हैं हम y। अब पहला जो प्रश्न हम प्रश्नानुसार देखते हैं, वहाँ लिखा है यस के प्रत्येक सही उत्तर में 3 अंक उसे मिले हैं। तो उसे हम लिख सकते हैं 3x क्योंकि सही उत्तर में x है और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर में उसे एक अंक की कटौती हो रही है। तो 1 अंक कट रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे 1y और कटौती हो रही है इसलिए हम घटाएंगे तो बराबर में हो जाएगा 40। ये हो गया हमारा समीकरण 1।
इसी टाइप से सेकंड लाइन पढ़ेंगे, उसे 4 अंक मिल रहे हैं तो हम उसे लिखेंगे, सही उत्तर है 4, इसलिए 4x लिखेंगे। और उसमें 2 अंक कट रहे हैं अशुद्ध उत्तर के, तो उसको लिखेंगे 2y, और कटौती हो रही है इसलिए घटा देंगे ऋण, बराबर में हो जाएगा 5 अंक उसे मिले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें या तो x वाले मान को बराबर करना है या तो फिर y वाले मान को। तो यदि हम x वाले मान को बराबर करते हैं तो ये समीकरण 1 में देखेंगे, ये 4 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में ये 3 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं, समीकरण 1 में हमें करना है 4 का गुणा, और समीकरण 2 में कर देंगे हम 3 का गुणा। तो यहाँ पर जैसे 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12x, यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4y, और यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 160 हो जाएगा। इसी टाइप से अब हम इसमें करेंगे 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12x। अब यहाँ पे करेंगे 3 का गुणा तो 3 दूनी 6y, बराबर यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि 150। अब हमें यहाँ पर चिन्ह बदलना है, तो धन की जगह हो जाएगा ऋण, ऋण की जगह धन, और धन की जगह हो जाएगा ऋण, मतलब 12x से 12x घट जाएगा, और यहाँ पे धन ऋण ये भी घट जाएंगे, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 2y, और बड़ी संख्या के सामने का धन आ जाएगा, बराबर यहाँ 160 में से 150 घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा 10। तो यहाँ से हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो 10 के बटे में जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसका मतलब y का मान आ रहा है 5। अब y का मान हम कोई भी एक समीकरण में रख देंगे, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, ये यहाँ पे ये समीकरण 1 दिया हुआ है, हमने समीकरण 1 उतार लिए हैं, y की जगह 5 रख देंगे तो ये जाएगा 3x ऋण 1, और y की जगह 5 बराबर हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 3x, और 5 से कम 5 हो जाएगा, बराबर में 40, ऋण 5 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर 40, ऋण 5 उस तरफ जाके धन 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा इसके भाग में जाएगा, और 40 और 5 को जोड़ देते हैं तो 45 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 3 से यहाँ 45 को भाग देंगे तो 15 तिया 45 होता है, मतलब ये 15 बार कट जाएगा, x का मान आ रहा है 15। अब हमने जो शुरू में माने थे उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने सबसे शुरू में सही उत्तर को x माने थे, तो मतलब हमने सही, यश ने 15 सवाल सही करा है, और अशुद्ध उत्तर को y माने थे, तो y का मान हमारे पास 5 आया, मतलब उसने 5 सवाल गलत किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें कुल प्रश्नों की संख्या भी बताना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 धन 5 बराबर हो जाएगा 20, तो टोटल प्रश्न यहाँ पर थे 20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि दूरी हमें दिया है 100 किलोमीटर, और एक कार ए तथा दूसरी कार बी एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। यहाँ पे चाल एक शब्द आया है, तो हमने साइंस में पढ़े हैं चाल का सूत्र दूरी बटे समय होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे हम। तो पहले देखेंगे दोनों कार हैं वो एक ही दिशा में चलती हैं, यदि एक ही दिशा में चलेंगी तो हम उसमें घटाएंगे तो 5 घंटे के पश्चात मिलेगी। तो यहाँ पर चाल हो जाएगा हमारा दूरी बटे समय, यानी कि 100 बटे 5, और इसमें हम दोनों कारों के घटाएंगे। और इसी टाइप से यदि विपरीत दिशा में चलेगी तो हम इसमें जोड़ेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और ये 1 घंटे के पश्चात मिलेगी तो इसमें दूरी बटे समय हो जाएगा 100 बटे 1। तो अब हम इसी से समीकरण बनाएंगे, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखेंगे यहाँ पे हम मान लेते हैं कार ए की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमने साइंस में पढ़े चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये चाल का सूत्र होता है। टोटल दूरी हमें दिया हुआ है, कुल दूरी हमें दिया हुआ है 100 किलोमीटर, ए और बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अब वहाँ पे प्रश्न में हमें समय अलग से दिया हुआ है, यदि हम एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों कारों की चाल को हम घटाएंगे, और यदि विपरीत दिशा में चलेंगे तो उसमें हम जोड़ेंगे, ये बस हमें ध्यान रखना है। तो अब हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे यदि हम एक ही दिशा में चलेंगे तो कार 5 घंटे के बाद मिलेगी,
यानी कि यदि हम एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों को हम घटाएंगे, x ऋण y यदि एक ही दिशा में घटा देंगे तो बराबर में वो 5 घंटे के पश्चात मिलेगी। मतलब समय वहाँ पर 5 घंटे है, दूरी हमारे पास 100 है, तो ये हो जाएगा 100 के बटे 5, क्योंकि चाल हमारे पास चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। यहाँ देखेंगे 5 से 100 कट जाएगा, 20 पंचे 100 होता है, यानी कि x ऋण y बराबर आ रहा है 20। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी टाइप से जब हम सेकेंड लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे अब हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा के लिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज हम लिख लेते हैं विपरीत दिशा, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक ही दिशा। तो विपरीत दिशा में जब हम चलेंगे तो वहां पर हम दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे समय जो है 1 घंटे के बाद मिल रही है, तो वहां पे दूरी तो वही रहेगी, समय हो जाएगा 1 घंटा। तो यहाँ पर समीकरण हो जाएगा हमारा x धन y बराबर 100 बटे 1 का मतलब 100 ही होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले समीकरण 1 उतार लेते हैं x ऋण y बराबर 20, और समीकरण 2 इसके नीचे उतार लेते हैं x धन y बराबर 100। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों तो मान पहले से बराबर हैं और धन ऋण ये घट भी रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। y से y यहाँ पर कट जाएगा, x और x यहाँ मिलके 2x हो जाएगा बराबर 100, और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 120। अब यहाँ से हम सीधे 2 को पक्षांतर करेंगे तो 120 के भाग में जाएगा, 2 से यहाँ पर 120 कट जाएगा 60 बार में। तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर आ रहा है 60। अब हम x का मान कोई भी एक समीकरण में रख दे रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 है x ऋण y बराबर 20, यहाँ x की जगह हम रख दे रहे हैं 60, तो ऋण y बराबर हो जाएगा 20। 60 को हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर ऋण y बराबर 20 और धन 60 उस तरफ जाके ऋण 60 हो जाएगा। तो ऋण y बराबर 60 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 40, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह जाएगा, यहाँ ऋण से ये ऋण कट जाएगा, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 40। ये हमारा y का मान आ चुका है, x का भी मान हमने निकाल चुके हैं पहले ही 60। अब हमने जो शुरू में माने थे अब हम उसको लिख लेते हैं। तो कार्य एक ही चाल को हमने माने थे x, उसका मान आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और b को चाल माने थे y, उसका मान आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इसलिए पेपर में नहीं आते हैं, फिर भी हम अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक आयत का क्षेत्रफल है वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल में हमें 9 वर्ग इकाई कम करना है। यदि उसकी लंबाई में हम 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ तक हमें एक समीकरण मिलेगा, और इसके आगे जो पढ़ेंगे वहां पे हमें समीकरण 2 मिलेगा। हमें इसकी विमाएं ज्ञात करना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं पहले। तो हम मान लेते हैं आयत की लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। अब जैसा प्रश्न में बोला है उसी टाइप से हम करेंगे। प्रश्न में बोला है, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में हमें दिया है आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें 9 वर्ग इकाई कम करना है। यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दें, यानी लंबाई को भी 5 कम करना है और चौड़ाई में 3 बढ़ाना है, मतलब चौड़ाई में 3 जोड़ देंगे। तो इसको अब इस टाइप से जमाएंगे। जैसे ये जो लंबाई दिया है हम लंबाई में 5 इकाई कम करेंगे, और जो चौड़ाई है गुणा में, तो ये गुणा, और ये चौड़ाई है, चौड़ाई में हमें 3 इकाई बढ़ाना है तो प्लस 3 करेंगे। तो जो क्षेत्रफल है, ये जो आयत का क्षेत्रफल है ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब कि या इसमें हम लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब इसी में माइनस करना है। जो क्षेत्रफल है उसी में माइनस कर दिए हमने। लंबाई की जगह रख देंगे x ऋण 5 गुणा चौड़ाई की जगह y धन 3 बराबर लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह y, और माइनस में है
9। अब हम इसको हल करेंगे और इसे समीकरण 1 मिलेगा। इसी टाइप से सेकेंड वाली लाइन से सेकेंड समीकरण मिलेगा। x में यहाँ पे y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy। अब x का गुणा करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा धन 3x। फिर ये माइनस 5 का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा 5y। फिर माइनस 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 और प्लस का यहाँ पे फिर माइनस आएगा। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 बराबर में है xy और ऋण 9। यहाँ पे हम x और y वालों को वहीं रहने देंगे, यानी कि 3x ऋण 5y बराबर इस तरफ में है xy ऋण 9 और यहाँ से धन xy उस तरफ जाके ऋण xy हो जाएगा और ऋण 15 उस तरफ जाके धन 15 हो जाएगा। पक्षांतर कर दिया हमने। यहाँ ऋण xy से धन xy घट जाएगा और यहाँ 9 और 15 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 6। इसका मतलब 3x ऋण 5y बराबर आ गया 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी टाइप से सेकेंड लाइन पढ़ेंगे। अब फिर से हम उसी टाइप से देखेंगे। वहाँ पर भी इसमें अब लंबाई और चौड़ाई दोनों में हमें 2 इकाई बढ़ाना है, तो लंबाई में भी 2 बढ़ा देंगे और चौड़ाई में भी 2 बढ़ाना है। तो जो क्षेत्रफल होगा यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ये जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है बोल रहा है। मतलब इसमें जो क्षेत्रफल है उसमें 67 प्लस कर देंगे तो ये क्षेत्रफल इसका बढ़ जाएगा। लंबाई की जगह रखेंगे x धन 2 और गुणा चौड़ाई में रखेंगे y धन 2 तो बराबर में xy ये हो जाएगा और धन यहाँ पर हो जाएगा 67। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, x और y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy। फिर धन x का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2 का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y धन 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर में xy धन 67। यहाँ पे हम x और y वाले को वहीं रहने देंगे। 2x धन 2y बराबर यहाँ पर है xy धन 67 और अब यहाँ से धन xy को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऋण xy हो जाएगा और धन 4 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा। ऋण xy से धन xy कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2x धन 2y बराबर यहाँ 67 में से यहाँ 4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 63। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने यहाँ दोनों समीकरण उतार लिए। इसमें हम या तो x वालों को बराबर करेंगे या तो फिर y वालों को बराबर करेंगे। तो मान के चले हम x वाली संख्याओं को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में गुणा कर, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे और समीकरण जो 2 है उसमें हम ये वाले 3 का गुणा करेंगे। यहाँ लिख लें तो समीकरण 2 में 3 का गुणा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे पूरे में तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x ऋण 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12। अब यहाँ पे हम करेंगे 3 का गुणा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6y बराबर 63 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 126 आ रहा है। अब यहाँ पे हम चिन्ह बदलेंगे, धन की जगह हो जाएगा ऋण, धन की जगह ऋण, यहाँ धन की जगह हो जाएगा ऋण। 6x में से 6x घट जाएंगे, यहाँ पे ऋण ऋण ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 और 6 16y हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का माइनस चिन्ह आएगा बराबर। यहाँ पे देखेंगे धन ऋण घट जाएगा, 126 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 144 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर ऋण चिन्ह भी आएगा। तो यहाँ देखेंगे ऋण 16 को हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण 144 के बटे में जाएगा ऋण 16, यहाँ ऋण से ये ऋण कट जाएगा और 16 नम्मा 144 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 9। y का मान हमारा आ चुका है। अब हम y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 हमने उतार लिए हैं। यहाँ पे 3x ऋण 5 y की जगह रख देंगे हम 9 बराबर हो जाएगा 6 तो 3x ऋण 9 पन्ना 45 बराबर हो जाएगा 6। यहाँ पे माइनस 45 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 45 उस तरफ जाके धन 45 हो जाएगा। यहाँ पे 45 और 6 को जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 51। अब यहाँ से हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो 51 के बटे में जाएगा। यहाँ से हम भाग दे देते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 17 3 51 होता है। इसका मतलब x का मान आ रहा है हमारे पास 17। तो हमारा x और y दोनों के मान निकल चुके हैं। अब हमने जो शुरू में माने थे उसको लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लंबाई को x माने थे जो आया है 17 और चौड़ाई को माने थे y जिसका मान आया है 9। तो ये दोनों
आ गए। 9 वर्ग इकाई लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर भी 9 वर्ग इकाई। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल चुकी हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।